वेलकम बैक टू अकेडमी बायोलॉजी और मैं हूं आपके साथ सचिन अंतिम। सो गाइस, कल हमने था लिविंग वर्ल्ड चैप्टर शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं आज। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे आपका बायोडाइवर्सिटी से। बायोडाइवर्सिटी, तो देखो बायोडाइवर्सिटी होता है क्या है। बायो इज फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और डाइवर्सिटी का आपका मतलब होता है आपका डिफरेंसेस, डिफरेंसेस या फिर आपका वेरिएशंस। तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गया, सिंपली आपके जो अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हीं के नंबर को हम बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। सिंपली एक एग्जांपल कंसीडर करो, आपके पास प्लांट्स की बहुत सारी स्पीसीज होती है, एनिमल्स की अलग अलग स्पीसीज होती है। जैसे एनिमल्स में आपका डॉग एक अलग एनिमल है, कैट एक अलग एनिमल है, रेट एक अलग एनिमल है। तो जो डॉग, कैट और रेट है, ये तीनों आपका अलग अलग स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। तो जो ये आपकी अलग अलग स्पीशीज की अबंडेंस है, बहुत नंबर में इनकी जो प्रेजेंस है, उसी को हम बोलते हैं आपका बायोडाइवर्सिटी। सिंपली हम बायोडाइवर्सिटी को क्या बोल सकते हैं, आपका द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल तो नहीं कहेंगे, हम बोल सकते हैं प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ स्पीसीज ओवर अर्थ इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या लिख सकते हैं हम, occurrence of number of species of living organisms। तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। अगर बात की जाए कि आपकी जो टोटल स्पीसीज है वो कितनी है, तो आपकी जो टोटल स्पीसीज है आपकी नियर अबाउट 1.2 टू 1.7 मिलियन, शायद 7 या 8 कुछ इतना ही है आपका, 1.2 टू 1.8 मिलियन, इतनी आपकी स्पीसीज है। इन टोटल स्पीसीज में से आपकी एनिमल की स्पीसीज कितनी है और आपकी प्लांट की स्पीसीज कितनी है, दिस इज नियर अबाउट 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीसीज। इसमें जो आपकी एनिमल स्पीसीज है वो कितनी है, एनिमल्स की इसमें नियर अबाउट आपकी 1.2 मिलियन स्पीसीज है, 2 मिलियन। फिर बात करें अगर प्लांट की डाइवर्सिटी की, प्लांट्स की आपकी कितनी स्पीसीज है, तो इसमें जो आपकी प्लांट की स्पीसीज है वो है आपकी नियर अबाउट 0.5 टू 0.6 मिलियन। ठीक है, तो अब जो आपके एनिमल्स हैं, एनिमल्स में भी आपकी जो सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा आपकी स्पीसीज प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपके आर्थ्रोपोडा फाइलम में, आर्थ्रोपोडा फाइलम। ठीक है, देखो आर्थ्रोपोडा आपका एक सिंपली आप समझ सकते हो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है। इनके बारे में जो आपके फाइलम्स वगैरह होते हैं, चैप्टर 4 जो कि आपका एनिमल किंगडम है, उसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ आप ये याद रख सकते हो कि आर्थ्रोपोडा एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें मेनली है आपके इंसेक्टा। ठीक है, तो इसमें आपकी सबसे ज्यादा आपकी आर्थ्रोपोडा में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है एनिमल्स में। फिर बात की जाए अगर प्लांट्स में, तो जो आपकी प्लांट्स में सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है वो होती है आपकी एंजियोस्पर्म्स और फंजाई में, एंजियोस्पर्म्स एंड फंजाई। ठीक है, तो यहां तक की बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। फिर जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है आपका सिस्टमैटिक्स। ठीक, तो देखो जो आपका सिस्टमैटिक ये वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। लैटिन वर्ड है वो आपका है सिस्टमा, सिस्टमा। तो देखो जो वर्ड सिस्टमा है, इसका मतलब क्या होता है आपका, साइंटिफिक अरेंजमेंट तो नहीं, इसको हम सिंपली बोल सकते हैं आपकी अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, या फिर साइंटिफिक अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं आपकी, साइंटिफिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, या फिर साइंटिफिक की जगह आप लिख सकते हो इसमें मोर, जो इसका एग्जैक्ट आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में दे रखा है वो है आपका
सिस्टमिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि एक सिस्टमेटिक तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से अरेंज करते हैं, उसी को हम बोल देते हैं आपका सिस्टमेटिक्स। अब बात आती है आपकी सिस्टमेटिक्स की डेफिनेशन की। तो सिस्टमेटिक्स क्या होता है? सिस्टमेटिक डील्स विद बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोडाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, and relationships among them, and relationship among them। तो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी के कंसीडर करता है, उसके साथ डील करता है। और बायोडाइवर्सिटी में जितने भी आपके अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या है, ये उसकी स्टडी को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। एंड रिलेशनशिप अमंग देम, और रिलेशनशिप भी यहाँ पे मोर प्रिसाइजली बोल सकते हैं आपका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टमेटिक्स। अब बात आती है जो आपका सिस्टमेटिक्स है, ये आपकी जो टर्म है ये दी किसने थी? द टर्म वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ये आपके कैरोलस लीनियस ने टर्म दी थी सिस्टमेटिक्स, ठीक है। फिर यहीं पे आपको एक टर्म और सुनने को मिल जाती है कई बार, नियो सिस्टमेटिक्स। तो नियो सिस्टमेटिक्स का मतलब होता है आपका न्यू सिस्टमेटिक्स। नियो इज हेयर फॉर न्यू। तो एक न्यू सिस्टमेटिक्स हम किसको बोल सकते हैं? सिस्टमेटिक्स है, काम तो यही करेगा, बट इसके काम करने के तरीके में थोड़ा चेंज आ जाएगा। चेंज किस तरह से आएगा? जो आपका नियो सिस्टमेटिक्स है वो कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने अंदर मतलब इन्वॉल्व कर लेगा, जिसके बेसिस पे वो आपका ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली अरेंज करेगा। तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके क्या क्या हो सकते हैं? आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म के, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, आपके सेलुलर स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा भी आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर आपके फीचर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपके इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह की जो चीजें इन्वॉल्व करके, कैरेक्टरिस्टिक्स इन्वॉल्व करके जो सिस्टमेटिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं आपका नियो सिस्टमेटिक्स। तो यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। और जो आपकी टर्म है नियो सिस्टमेटिक्स, दिस वाज गिवन बाय जूलियन हक्सले। ये आपका इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि टर्म किसने दी, सिस्टमेटिक्स किसने दी। तो इसी के साथ मूव करते हैं आपका टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या होता है? देखो जो ये वर्ड है यहाँ पे टेक्सोन, ये आपका आया है टेक्सोन वर्ड से, टेक्सोन या फिर टेक्सा से। तो टेक्सोन या फिर टेक्सा का सिंपली मतलब होता है ग्रुप या फिर कैटेगरी। तो इनका क्या मतलब होता है? आपका ग्रुप या फिर बोल सकते हैं हम आपका कैटेगरी, ठीक है। तो सिंपली टेक्सोनोमी को हम क्या बोल सकते हैं? आपका कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट टेक्सोन, यानी कि अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप के अंदर कैटेगराइज करना या उनमें डाल देना, हम बोलते हैं आपका टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या आपका? इट इज अ ब्रांच ऑफ सिस्टमेटिक्स, ये आपकी सिस्टमेटिक्स की ही एक ब्रांच है, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या है, क्या करता है? कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट टेक्सा, या फिर लिख सकते हैं डिफरेंट ग्रुप भी हम यहां लिख सकते हैं, इनटू डिफरेंट टेक्सा ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो जो ये आपके सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपके एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अच्छे से मेंशन कर रखे कि उस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं। इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। तो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स को हम सिंपली बोल सकते हैं आपका मोर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। इंटरनल इज फॉर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स, एनाटॉमिकल एंड
मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। फिर यहीं पे हो सकते हैं आपके सेल से रिगार्डिंग जो उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स, और हो सकती है आपकी ऑर्गेनिज्म की एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, या फिर आपके ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के बारे में, रिप्रोडक्शन प्रोसेस, रिप्रोडक्शन प्रोसेस। तो इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो हम ऑर्गेनिजम्स को कैटेगराइज करते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका टेक्सोनोमी, ठीक है। अब बात आती है जो आपकी टेक्सोनोमी होती है वो कितने टाइप की होती है। टेक्सोनोमी ये मेनली है आपकी 3 टाइप की। द फर्स्ट वन इज क्लासिकल। देखो जो आपकी क्लासिकल टेक्सोनोमी थी ये आपके इतने सारे फीचर्स को इन्वॉल्व नहीं करती थी, ये सिर्फ इन्वॉल्व करती थी आपके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या स्ट्रक्चर्स यानी कि जो चीज हमें बाहर से दिखाई देती है। तो क्लासिकल टेक्सोनोमी वाज बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो ये आपका सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को इन्वॉल्व करती थी। मॉर्फोलॉजी आपको पता होगा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें आपका क्लासिकल होगी। मॉडर्न आपकी मॉडर्न टेक्सोनोमी। तो जो आपकी मॉडर्न टेक्सोनोमी है वो जो आपकी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है इन सभी को इन्वॉल्व करती है। तो लिख सकते हैं इसमें आपका बेस्ड अपॉन मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स, ठीक है। और क्या क्या इसमें आपका सेल्यूलर इंफॉर्मेशन, सेल्यूलर फीचर्स लिख सकते हैं आपका। और है इसमें आपका और आपके ऑर्गेनिज्म के रिगार्डिंग जो भी उसके इन्वायरमेंटल जो इसकी इंफॉर्मेशन होती है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करके जो आपकी टेक्सोनोमी की स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं आपका मॉडर्न टेक्सोनोमी। फिर देखो इसके अलावा आपकी यहाँ पे और भी कई तरह की टेक्सोनोमी हो सकती है, जैसे कि आपकी साइटोटेक्सोनोमी। तो साइटोटेक्सोनोमी क्या होता है आपका? इट इज बेस्ड अपॉन द सेलुलर फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ आपके सेल के फीचर्स को कंसीडर करती है। तो किस पे बेस्ड है आपका? सेलुलर फीचर्स पे। सेलुलर फीचर्स जो आपका जो ये साइटो यहाँ यूज किया गया, ये आया आपका साइटोन से। साइटोन इज फॉर सेल बॉडी, या फिर सेल को हम बोलते हैं आपका साइटोन। तो सेलुलर जो फीचर्स को कंसीडर करेगी वो है आपकी साइटोटेक्सोनोमी। फिर यहीं पे आपका एक और आता है कैरियोटेक्सोनोमी। तो कैरियोटेक्सोनोमी क्या होती है? जो आपका एक ये आया आपका कैरियोन से। कैरियोन का मतलब होता है आपका न्यूक्लियस। तो कैरियोन KARYON इज फॉर न्यूक्लियस। तो जो आपकी स्टडी न्यूक्लियस के फीचर्स को इन्वॉल्व करती है उसको हम बोलते हैं आपका कैरियोटेक्सोनोमी। तो इसी तरह से आपकी एक और हो सकती है, जो आपके क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को, मतलब क्रोमोसोम के नंबर हो गए, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर हो गए, तो क्रोमोसोम के फीचर्स को इन्वॉल्व जो करती है उस तरह भी आपके क्रोमोसोमल टेक्सोनोमी भी होती है। तो इस तरह से ये हो गया आपका टेक्सोनोमी के बारे में। फिर देखो जो ये आपकी टर्म है टेक्सोनोमी, दिस वाज गिवन बाय APD कैंडोले, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सिस्टमैटिक्स क्या है और आपका टेक्सोनोमी क्या है। तो कई बार से डिफरेंस पूछ लिया जाता है कि सिस्टमैटिक्स और टेक्सोनोमी में डिफरेंस क्या है। तो देखो जो आपकी सिस्टमैटिक्स है वो पेरेंट हम उसको बोल सकते हैं। फिर जो आपकी टेक्सोनोमी है वो आपकी सिस्टमैटिक्स की ही एक ब्रांच है। एंड देन नेक्स्ट डिफरेंस क्या आपका? सिस्टमैटिक्स में हम इन्वॉल्व करते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, बट इसमें आपका हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। तो
तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं जो आपकी सिस्टमैटिक्स है वो टेक्सोनॉमी को भी कवर करती है, क्योंकि ये पेरेंट ब्रांच इसको हम बोल सकते हैं। ये आपकी जो टेक्सोनॉमी है वो आपकी सिस्टमैटिक्स की है डिवीजन, इसको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि आपका जो सिस्टमैटिक्स होता है, सिस्टमैटिक्स में आपके क्या क्या स्टेप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म को कैटेगराइज करने में। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्टेप्स इन टेक्सोनोमी या फिर सिस्टमैटिक्स। स्टेप्स इन सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक्स में आपका सबसे फर्स्ट स्टेप आता है वो है आपका कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, तो कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है आपका? डिटरमिनेशन ऑफ सर्टेन सेट ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के कुछ कैरेक्टर्स को हम डिटरमाइन करते हैं, जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? डिटरमिनेशन ऑफ certain set of characters, certain sets of characters, sets of characters for of an organism for identification, for identification। तो इसमें क्या करते हैं? कुछ आपके कैरेक्टर्स को लेते हैं जिसके बेसिस पे हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ऑब्वियसली कैरेक्टराइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा आपका आइडेंटिफिकेशन। तो ये है आपका नेक्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है आपका? आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? जो आपके कैरेक्टर्स हम आपका कैरेक्टराइजेशन में लेते हैं या चूज करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम ये कंफर्म करते हैं कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ये मतलब उसके बारे में हमें पता चल जाता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। तो आइडेंटिफिकेशन सिंपली क्या होता है आपका? रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्निशन या फिर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, रिकॉग्निशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म based upon the characters, based upon the set of characters। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद आपका थर्ड स्टेप आता है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म को या फिर आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें क्या करते हैं आपका? क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स और अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, इनटू टेक्सा या ग्रुप्स लिख सकते हैं, इनटू ग्रुप्स ही लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। फिर इसी में आपका सिस्टमैटिक्स में फोर्थ स्टेप आता है, वो आता है आपका नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर को हम सिंपली बोल सकते हैं नामकरण। तो देखो यार, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना ऑब्वियस है कि ऑर्गेनिजम्स को नाम देने की जरूरत क्या है। तो यहाँ देखो, वैसे तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अगर अलग अलग जगहों पे देखें तो उसका अलग अलग नाम मिल सकता है। सिंपली आप एक एग्जांपल लो, आप मान लीजिए डॉग का एग्जांपल लेते हो, तो आप जिसको उस डॉग को आप ऐसी जगह मतलब किसी एक प्लेस पे देखोगे तो उसको कुत्ता बोलते होंगे। मान लीजिए आप किसी थोड़े से दूसरी जगह कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करके दूसरी जगह पहुंचते हो, तो वहां के अगर लोग मान लीजिए संस्कृत बोलते तो उसको कुकुर बोलेंगे। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि कुत्ता है कुकुर है। तो इसमें क्या होता है कि जो कंफ्यूजन होता है, इसी को खत्म करने के लिए जो एनिमल्स होते हैं उनको एक ऐसा नाम दिया जाता है कि वो नाम सभी को ये पता हो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ही नाम है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर क्या होता है? आपका नाम करना। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज अ सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन हैव
मल्टीपल नेम्स, तो एक ही ऑर्गेनिज्म के बहुत सारे नेम होते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं, तब उसको पहचाने कैसे कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है, इस डाउट को खत्म करने के लिए। दूसरा, या फिर आपका बिकॉज अ सिंगल नेम कैन बी गिवन टू मैनी ऑर्गेनिजम्स, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका एक ही नाम बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को दे दिया। मान लीजिए जिस ऑर्गेनिज्म को हम यहाँ कुत्ता बोलते हैं, उसी नाम को किसी दूसरी जगह पे गाय को कुत्ता बोलते हो, तो इस तरह के जो डाउट्स होते हैं ना, उनको खत्म करने के लिए हमें नामकरण की जरूरत पड़ती है। जो इसमें नाम दिया जाता है वो आपका इंटरनेशनली एक ऐसा इंटरनेशनल नाम होता है जिसको साइंटिफिक मतलब कुछ स्टेप्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, उनके बेसिस पे दिया जाता है, और उसको वर्ल्ड वाइडली ग्लोबली उस नाम को सबको पता होता है कि ये इस ऑर्गेनिज्म का नाम है। ठीक है, तो इन डाउट्स को खत्म करने के लिए हमें नोमेनक्लेचर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर का आता है यहीं पे आपका नोमेनक्लेचर इज डन ऑन बाय फॉलोइंग सर्टेन प्रिंसिपल्स। तो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आपका नोमेनक्लेचर किया जाता है। तो फिर यहीं पे आपका एक नाम देने का एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं आपका, या बताता हूं आपको, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखो, बायोनोमियल नोमेनक्लेचर जो ये आपका ऑर्गेनिजम्स को साइंटिफिक नाम देने का तरीका था, ये आपका दिया था कैरोलस लीनियस ने। ठीक है, शायद आपका 1951 में दिया था, 1951 या 1751, चेक कर लेना आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, ये मेरे को भी कंफ्यूजन है। तो बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इसमें क्या होता है, बाई इज फॉर टू, नोमियल यानी कि जो आपका नाम होता है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स इन अ नेम। ठीक है, तो देखो उसमें दो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आपके, जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है, फर्स्ट कंपोनेंट को हम बोलते हैं आपका जीनस। ठीक है, सेकंड जो कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं आपका स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा वो होगा आपका जीनस, सेकंड जो कंपोनेंट होगा स्पेसिफिक एपिथेट होगा, जो कि उस ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज को डिनोट करेगा। ठीक है, अब देखो जब इन नाम को हम लिखते हैं तो उन नामों को लिखते वक्त जो जीनस होती है, जो जीनस का जो वर्ड होता है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड ऑफ जीनस नेम इज ऑलवेज कैपिटल। ये हमेशा कैसा होता है आपका, कैपिटल। इस केस में क्या होता है आपका, स्मॉल ही चलते हैं आपके लेटर। ठीक है, तो अब दूसरी बात, जो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर होते हैं, जो वर्ड हम इनका ऑर्गेनिजम्स का नाम देने के लिए यूज करते हैं, इन वर्ड को चूज किया जाता है आपका लैटिन लैंग्वेज से। ठीक है, names are taken from Latin language। ठीक है, तो लैटिन भाषा से हम इन नामों के शब्दों का चयन करते हैं। तो लैटिन जो लैंग्वेज है उसको हम बोलते हैं आपकी डेड लैंग्वेज, मृत भाषा। ठीक है, और इस लैटिन लैंग्वेज से ही आपके नाम क्यों उठाए जाते हैं, क्योंकि जो आपकी लैटिन लैंग्वेज होती है इसमें साइनोनियम्स नहीं होते, नो साइनोनियम्स फाउंड या प्रेजेंट, नो साइनोनियम्स। साइनोनियम का क्या मतलब होता है, यानी कि दो ऐसे वर्ड जिनका सेम मतलब निकलता हो। तो लैटिन लैंग्वेज में आपके ऐसे वर्ड्स नहीं होते, इसलिए लैटिन लैंग्वेज से हम इस नाम को उठाते हैं। फिर दूसरी चीज क्या आती है, जो आपकी लैटिन लैंग्वेज होती है, तो जो नाम लिखते हैं इनको हम आपका इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, नेम्स आर रिटन
इन इटैलिक्स। ठीक है, इटैलिक्स में ये नाम लिखे जाते हैं। इटैलिक्स में क्यों लिखते हैं? इटैलिक्स में इसीलिए लिखे जाते हैं टू शो देयर लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए इनको इटैलिक्स में हम लिखते हैं। फिर नेक्स्ट चीज आती है, देखो जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है उसका फर्स्ट जो लेटर होगा वो बड़ा होगा यानी कि कैपिटल होगा, जो आपका स्पेसिफिक एपिथेट है उसके लेटर सभी छोटे होंगे। इनके बाद लास्ट में हम ऐड करते हैं उस साइंटिफिक का नाम जिसने इन्हें ढूंढा होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक कॉमन एग्जांपल ले लो मैंगो का। ठीक है, तो मैंगो को हम लिखते हैं आपका मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका, और इसके पीछे हम लगाते हैं लिन, क्योंकि ये नाम आपका दिया है लीनियस ने, तो उस साइंटिस्ट को शो करने के लिए पीछे लगाया जाता है साइंटिस्ट का नाम। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइंटिस्ट के नाम के लिए। जो फर्स्ट लेटर है वो है आपका कैपिटल, ठीक है, बाकी आपका स्मॉल ही है। एंड इसमें देखो, और लिखते वक्त देखो, जब हैंड रिटन हम इसको लिखते हैं इनमें सेपरेटली इस तरह से अंडरलाइन किया जाता है इनको, एक वर्ड को सिंगल, यानी कि जो ये इनके बीच में स्पेस है दोनों वर्ड को मिलाया नहीं जाता, इनको अंडरलाइन सेपरेटली किया जाता है, इस तरह से इनका नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इतना समझ आ गया होगा कि नाम लैटिन लैंग्वेज से लिए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, उनका फर्स्ट कंपोनेंट क्या शो करता है, उस जो आपका सेकंड कंपोनेंट है वो क्या शो करता है। तो इसमें जो आपका मैंजीफेरा ये आपका क्या है, जीनस, और इंडिका आपका क्या है, आपका स्पीसीज या स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, और जो आपका लिन है वो आपका है लीनियस के लिए साइंटिस्ट आपका। तो इस तरह से ये आपका काम किया जाता है। तो टाइप करते हैं तब तो आपको इटैलिक्स में लिख देते हैं, जब हैंड रिटन होते हैं तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। तो यही आपके कुछ बेसिक प्रिंसिपल और नॉर्म्स है एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर करने का, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने का। तो गाइज इसी के साथ आज का अपना जो टॉपिक था वो फिनिश होता है।